हेलो दोस्तों, तो अब हम लोक प्रशासन का जो भाग 2 है इसके बारे में शुरू करेंगे और अब हम विस्तार पूर्वक से एक सिस्टमेटिकली इसको पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे इस जो लोक प्रशासन है एज ए विषय की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इसका विकास हुआ और क्या स्थिति है आज के टाइम पे इसकी। तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल में अगर हम अपने भारतीय इतिहासों को में या भारतीय ग्रंथों को देखें, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास महाभारत जैसे ग्रंथ हैं। तो महाभारत में अगर हम देखें तो महाभारत में एक बात कही गई है शांति पर्व नाम के पाठ में कि किस तरीके से शासक को शासन चलाना चाहिए, इसके बारे में उसमें जानकारी दी गई है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 2000 साल पहले ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम के एक किताब लिखी, उसमें भी इसने सेम इसी चीज़ के बारे में बताया। और इसी प्रकार अगर हम चीन में देखें तो चीन में भी कन्फ्यूशियस द्वारा दिए गए उपदेशों में भी यही बातें होती हैं। और अगर हम भारत और चीन से बाहर दूसरे महाद्वीप में चलें तो वहाँ अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी में देखें तो ग्रीक माइथोलॉजी में हम देखेंगे किस तरीके से जो अरस्तु हैं, अरस्तु यहाँ पे एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है पॉलिटिक्स। उसी के उसमें भी सेम यही चीज़ है कि किस तरीके से शासक को शासन करना चाहिए। और आगे हम देखें अगर जो यूरोप में हैं जैसे कि हॉब्स, ठीक है, और हॉब्स की जो रचना है लिवाइथन, मैकियावेली की जो रचना है प्रिंस, 14वीं शताब्दी के आसपास, 14वीं या 15वीं शताब्दी के आसपास की ये रचनाएं हैं। और इन रचनाओं में भी मुख्य जो मुद्दा था वो यही था कि प्रशासन किस तरीके से किया जाए या जो राजा है वो किस तरीके से अपने प्रशासन को बेहतर ढंग से कर सकता है। तो उसमें सारी जानकारी दी गई है। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, आधुनिक टाइम समय की बात करें, तो वही जो पहले बताया गया था कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एक जो लेख है विड्रो विल्सन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने लिखा था। और जो पत्रिका का नाम है वो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके साथ ही लोक प्रशासन का उदय होता है 1887 में। लेकिन ये जो उदय है ये 5 चरणों में हुआ है, ठीक है। और ये 5 चरण क्या है, इनको हम अब विस्तार पूर्वक जानेंगे। जो प्रथम चरण है वो 1887 से 1926 है, यानी लगभग 40 साल। द्वितीय चरण 1927 से, और तृतीय चरण जो है वो है 1938 से 1947। और चौथा जो चरण है वो यहाँ से 1948 से 1970 तक। इसी के साथ अगर हम देखें ध्यान से तो 5वां जो चरण है हमारा वो 1971 से और अभी तक का बारे में बताता है। तो ये जो थे ये हमारे कुछ मुद्दे हैं जिन पे हमें आज विचार करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण 1987 जो लिखा हुआ है ये गलत है, ये 1887 से लेके 1926 तक का है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि राजनीति प्रशासन विभाजन इसलिए कहा जाता है। अब देखते हैं, ये पहली बार हुआ कि जब विड्रो विल्सन ने अपना लेख लिखा तो उन्होंने पहली बार इसके बारे में जिक्र किया कि जो ये विषय है राजनीति शास्त्र, इसके अंदर हम लोक प्रशासन की चर्चा करते हैं या लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो इसको इसके साथ ना करके बल्कि एक अलग विषय के तौर पे इसका अध्ययन करना चाहिए। और इन्होंने जब अपना निबंध लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इसको बखूबी बताया गया था। इसके बाद इन्हीं के इसी क्रम में एक अमेरिका के लोक प्रशासन जो थे, जिनका लोक प्रशासन के जनक माना जाता है अमेरिकी का, वो है F.J. गुडनाउ। F.J. गुडनाउ ने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक थे और 1900 में एक प्रकाशित अपने निबंध में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग प्रणाली माना। इन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन जो है वो 2 अलग अलग प्रणालियां हैं, ठीक है। इन्हीं की नीतियों पे, इन्हीं के आधार पे और आगे चल के जो L.D. वाइट थे, प्रोफेसर जो L.D. वाइट थे, इन्होंने एक किताब लिखी द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1926 में ये किताब छपी। 1926 में इस किताब में L.D. वाइट की जो ये किताब थी, इसको प्रथम जो है लोक प्रशासन की पाठ्य पुस्तक, यानी पहली बार सिर्फ लोक प्रशासन के ऊपर कोई किताब जो लिखी गई थी उसकी मान्यता प्राप्त हुई।
और वाइट ने अपने विचार में, देखो वाइट की एक डेफिनेशन है यहाँ पे कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वयीकरण तथा नियंत्रण की कला है। तो ये डेफिनेशन जरूर याद करिएगा, क्योंकि डेफिनेशंस कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं पहले भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहला चरण 1887 से 1926 तक चला, जिसमें कि हमारे राजनीतिक शास्त्र से अलग करके लोक प्रशासन को एक अलग विषय बनाया गया। तो दूसरे चरण में जो 1927 से 1937 से चला, पिछला चरण लगभग 40 साल का था, दूसरा चरण लगभग 10 साल का है। तो इसमें जो पहले चरण में जो हमने विषय को अलग कर दिया था, तो अब विषय के एक सार्वभौमिक सिद्धांतों पर जोर दिया गया कि प्रशासन, जैसे मान लीजिए कि प्रशासन भारत में भी चलाया जाता है, प्रशासन अमेरिका में भी है, प्रशासन अफ्रीका देशों में भी है, प्रशासन चीन में भी है, रशिया में भी है। तो हर देश के प्रशासन की अपनी अपनी एक तरीका है, लेकिन उस तरीके में भी कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी विषय को पढ़ें, किसी भी भाषा को सीखें, किसी भी एक डिसिप्लिन को, जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हर देश में हर जगह बेसिक्स होती हैं। तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसके ऊपर अब उनको बनाने के ऊपर जोर गया। और W.F. वुलोबी, जो कि एक जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साथ ही इसके सिद्धांतों के ऊपर कार्य होना शुरू हो गया और उन्होंने कुछ कार्य इसके ऊपर दिए। हालांकि ऐसा नहीं था कि सबसे पहले इन्होंने ही इसके ऊपर लिखा था, लेकिन इन्होंने जो प्रेरणा थी वो कुछ और लोगों से भी थी। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो F.W. टेलर, इनकी एक किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको जरूर अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। हेनरी फ्योल की जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद मूने तथा रिले, इसके बारे में एक अलग पूरा सिद्धांत आएगा इनका, तो वो ऑनवर्ड इंडस्ट्री, इसको जरूर लिखें। MP फॉलेट द क्रिएटिव एक्सपीरियंस, इसको भी जरूर लिखें। और इसके बाद लूथर गुलिक और उर्विक ने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी एक वैज्ञानिक पद्धति इसको देने की कोशिश की गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हो रही थी, यानी अब एक सब्जेक्ट को साइंटिफिकली डेवलप किया जा रहा था। साइंटिफिकली डेवलप करने के हिसाब से उसको नए नए सिद्धांत दिए जा रहे थे जो कि सार्वभौमिक हो, सारी दुनिया में जिसको अपनाया जाए एज इट इज़। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अब हम आगे देखते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जैसे ही किसी विषय का उदय होता है और फिर उसके सिद्धांत लिखे जाते हैं, तो धीरे धीरे उस विषय की आलोचना होनी भी शुरू हो जाती है। आलोचना होती है, आलोचना के बाद उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि ऐसा संभव है कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो तृतीय चरण में हुई, यानी 1938 से 1947, लगभग ये भी 10 सालों के दौरान। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है चेस्टर बर्नार्ड का। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने एक पुस्तक लिखी द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो व्यवस्थाएं हैं ये चलती हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम आगे और देखें, तो क्योंकि ये दौर ऐसा था जब दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, और बदलाव इस तरीके से हो रहे थे कि जो साइंस है, साइंस को चुनौतियां मिल रही थी। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ते हैं व्यवहारवाद का उदय, तो ये भी उसी दौरान हो रहा था। तो लोक प्रशासन में भी जो व्यवहारवादी हैं, 1946 में हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी एक पुस्तक निकाली प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये प्रकाशित हुई, जिसमें सिद्धांतवादी दृष्टिकोण की खिल्ली उड़ाई गई। यानी जो हम प्रिंसिपल्स कह रहे थे कि इस सब्जेक्ट के ये प्रिंसिपल्स होंगे जो सार्वभौमिक होंगे, सारी दुनिया में अप्लाई होंगे, उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। फिर साइमन ने 1947 में एक पुस्तक निकाली एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो थी, इसमें उन्होंने जो प्रशासनिक संगठन जो था, है ना, उसके निर्णय और निर्माण की व्यवस्था को बताया उन्होंने कहा। और फिर 1947 में रॉबर्ट ढाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1947 में रॉबर्ट ढाल की जो किताब है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स लिखा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में आपको एग्ज़ाम में कई बार आया है। तो इस किताबों के बाद, क्योंकि ये एक व्यवहारवाद जिसको हम कहते हैं, उसका उदय इसके साथ हो रहा था, और उन्होंने कहा कि कोई भी जो लोक प्रशासन है उसमें कुछ मूल्य होते हैं, और जो विज्ञान है वो मूल्य रहित होती है।
तो मूल्य रहित वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उसमें एक जो मूल्यवान जो लोक प्रशासन है, जो मूल्यों के साथ जो लोक प्रशासन बनाया गया है, वो दोनों आपस में मेल नहीं खाते। और इसलिए ये जो दौर था, जो तीसरा चरण था, इसमें क्या था, एक तरफ विरोध हो रहा था और दूसरी तरफ नई नई विचारधाराएं इसके साथ जन्म भी ले रही थी। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ बातें हैं जो यहाँ पे उन्होंने कही थी कि विज्ञान मूल्य शून्य होता है, जबकि प्रशासन जो है वो मूल्यों को बहुलता होती है प्रशासन में। दूसरी चीज़, मनुष्य के व्यक्तित्व तो अलग अलग होते हैं, जिससे प्रशासन के कार्य में भिन्नता आ जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं हम। और तीसरी चीज़, लोक प्रशासन के विज्ञान होने में सामाजिक ढांचा भी प्रमुख बाधा है, जिसमें लोक प्रशासन का अस्तित्व होता है। तो ये जो तीनों बातें थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये जो तीसरा चरण था इसमें इतनी सारी नई चुनौतियां आ रही थी और आलोचना था कि ये माना जा रहा था कि ये अब लगता है कि लोक प्रशासन यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद आया हमारा चौथा चरण। हाँ, चौथा चरण जो 1948 से 1970 के बीच में चला। अब इस चरण को कहते हैं कि इसमें पहचान का जो संकट था वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि तीसरे चरण में जो आलोचनाएं इसने झेली, यानी रॉबर्ट ढाल के बाद और हर्बर्ट साइमन ने जो व्यवहारवाद कहा, तो उससे ये हुआ, रॉबर्ट ढाल ने जो वैज्ञानिक मूल्यों के, वैज्ञानिकता और मूल्यों के जो आधारित लोक प्रशासन है, दोनों के बीच में जो अंतर बताया, इसके आधार पर जो इसका जो सिद्धांत थे वो कहीं ना कहीं खाली होने लगे, यानी खाली खोखले लगने लगे कि ये सिद्धांतवादी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोक प्रशासन जो है वो मूल्यों पर आधारित है और विज्ञान जो है वो सिद्धांत पर आधारित है, और दोनों में क्या है, आपस में विरोधाभास है। तो इस तरीके से फिर से इसको दो रास्ते बचे हैं लोक प्रशासन के पास। या तो वो फिर से राजनीतिक शास्त्र में अपने आप को समाहित कर ले और राजनीतिक शास्त्र का एक हिस्सा बन के रह जाए, या फिर दूसरा ये था कि कुछ विद्वानों ने क्या किया कि लोक प्रशासन को और ज़्यादा फैलाने के लिए या और ज़्यादा उसका दायरा बढ़ाने के लिए उसमें एक चीज़ कहा कि लोक प्रशासन सिर्फ सरकारी तंत्र के अंदर नहीं है, यानी राज्य का काम नहीं है सिर्फ प्रशासन। प्रशासन तो हर जगह है। अगर मान लो आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो हर जगह एक कोई ना कोई एक प्रशासन की ज़रूरत होती है। और इस लिहाज से प्रशासन क्या है, एक वैज्ञानिक तौर पे काम कर सकता है कि आपको किस तरीके से अपने नीचे काम करने वाले लोगों को समझाना है, किस तरीके से उनकी ज़रूरतें और किस तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। तो ये जो दोनों चीज़ें थी, इसका जो विकास था ये 1956 में जो एक किताब या पत्रिका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका का जो प्रशासन शुरू किया, तो इस प्रयास में हुआ कि लोक प्रशासन को अपना निजी रूप गंवाना पड़ा। निजी रूप का मतलब ये था यहाँ पे कि उनको जो एक अलग डिसिप्लिन के रूप में पढ़ाया जा रहा था कि जैसे राजनीतिक शास्त्र का अपना एक अस्तित्व है, लोक प्रशासन का होगा। तो लोक प्रशासन का जो अस्तित्व जो शुरू हुआ था वो इस तरीके से कि ये सरकारी तंत्र में या जो शासन का तंत्र है उसको समझने का एक तरीका है, उसमें कार्य करने की एक विधि है, तो उससे खोना पड़ा। और ये दूसरी तरफ चला गया कि हम अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रशासनिक जरूरी है। तो ये जो प्रबंधन विज्ञान है, यानी मैनेजमेंट रह गया, एडमिनिस्ट्रेशन से ये मैनेजमेंट की तरफ बढ़ गया। और इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं कि इसका जो क्या था, पहचान का संकट था कि इसकी अपनी पहचान क्या होगी। लेकिन पांचवा चरण जब आया 1971 में और वर्तमान समय तक अभी तक, तो अब हम देखते हैं कि इसको अंतर विषयक उपागम पर बल दिया गया, यानी अब इसको अंतर विषयक यानी इंटरडिसिप्लिनरी बनाया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तब आपको प्रशासन की जरूरत है, अगर आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो भी, समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो भी, मानव शास्त्र पढ़ते हैं या फिर आदि किसी भी शास्त्रों के विद्यार्थी हैं, तो आपको साथ के साथ लोक प्रशासन को भी पढ़ना पड़ेगा। और लोक प्रशासन का जो विषय के रूप में जो विकास है, अंतिम और पांचवा चरण 1971 से अब तक माना जाता है। परंतु इस चरण में लोक प्रशासन की विकास की प्रवृत्ति 1990 से अलग प्रतीत होती है। यानी 1970-71 में जो शुरू हुआ, लेकिन 1990 के बाद, क्योंकि 1990 के बाद हम देखते हैं कि एक उदारीकरण का दौर आया, शीत युद्ध था जो वो ख़त्म हो गया दुनिया में, और जो एक विचारधाराओं की जो लड़ाई थी, अब विचारधाराओं की ना रहकर एक विकास की लड़ाई बन गई। तो उस विकास की लड़ाई में कौन देश कितना ज़्यादा अपने जो उसके संसाधन है उनको मैनेज कर सकता है और कितना उस मैनेज से वो अपने को विकास कर सकता है, ये एक चुनौती बन गई। इस संदर्भ में 1990 के बाद अगर हम देखें तो लोक प्रशासन एक अलग ही मैनेजमेंट का सब्जेक्ट बन के रह गया। और ये
इस तरीके से विकास की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ये 5 चरण हैं, इसमें समझने लायक, और बाकी हम आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।